जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम भाई, है ना। तो आज हम लोग यार स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, है ना। अगर ध्यान से देखो यार यहाँ पे, तो कार्बन है क्या है बेसिकली। अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे कि भाई आप एक चैप्टर ही पढ़ रहे हो कार्बन के बारे में, तो कार्बन है क्या, तो ध्यान से देखो। कार्बन भी यार जितने भी हमने एलिमेंट्स अभी तक नोन है हमारे पास, लगभग हमारे पास कितने एलिमेंट्स नोन है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे भैया 118 एलिमेंट्स आपने पिछले चैप्टर में बताया था, उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास नोन है। अब उन 118 में से हम एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको? कार्बन को, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आज पूरी स्टडी करने वाले। तो भाई ऐसा क्या है कार्बन में कि जो हम 118 में से एक निकाल दो, तभी हमारे पास क्या है 117 एलिमेंट है, उनको छोड़ के हम सिर्फ एक कार्बन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कुछ तो भाई अलग होगा कार्बन के अंदर, कुछ तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। अगर ध्यान से समझे, ध्यान से बातों को अगर तुम समझोगे, तो तुम ये पाओगे यार कि 117 एलिमेंट जो हमारे पास कार्बन के अलावा है, 117, वो जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं उनको छोड़ के, ठीक है, उनको अगर तुम कलेक्ट कर लेते हो, एक तरफ रखते हो, और कार्बन का सिर्फ अकेला एलिमेंट जो तुम एक तरफ रखते हो, वो उनपे सब पे भारी पड़ जाएगा, अकेला ही वो एक्सेस में आ जाएगा। दैट इज, सुना होगा तुमने 100 सुनार का एक लोहार का, तो वो कहानी कार्बन के अंदर है। ऐसी प्रॉपर्टी है इसके पास कि ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अगर आपसे बोला जाए कि अप्रोक्सीमेशन, तो हमें जितने भी पता है यार कि अप्रोक्सीमेशन 3 मिलियन कंपाउंड प्रेजेंट है दैट इज कार्बन के। तो ये आप समझ सकते हो कि इट इज अ सिंगल एलिमेंट, ये एक बिहेवियर शो करता है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है। तो ये अपनी बिहेवियर के कारण ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, और उन्हीं चीजों को आज हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलो, तो आज भाई लेक्चर नंबर 1 है किसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। अगर आप नए हो चैनल पे, पहली बार आए हो, तभी भी आप निधड़क इस चैप्टर को देख सकते हो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स। सो आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई भैया पीछे वाला देख के आए या फिर यहीं से स्टार्ट कर दें। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको बस एक चीज समझनी होगी, दैट इज वैलेंसी। तो वो मैं आगे स्टार्ट करने से पहले समझा दूंगा, ताकि आपको चीजें समझ में अगर भूल गए हो तो अच्छे से रिमेंबर हो जाए, ताकि इस चैप्टर को समझने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? चलो, अब जो बच्चे यार नए हैं चैनल पे, आपके लिए बहुत ही एक अच्छा प्लान है यार। देखो, पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर लोगे, चीजें स्कूल में भी सिखाई जाती हैं, लेकिन आपको एक चीज जो अलग मिलती है यार, कि आप की तैयारी किस चीज की कर रहे हो? एनटीएससी की, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको उस लेवल से तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, हर एक मोड़ पे अपने आप को चेक करना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, उस मुकाम को हासिल करने के लिए कहाँ तक चले हो, क्या रास्ता सही पकड़ा है आपने। तो वो सारी चीजें कैसे आप कर सकते हो यार? टेस्ट सीरीज के थ्रू ही कर सकते हो। चीजें चेक करोगे, चीजें ये देखोगे कि आप सफिशिएंट लेवल पे कर रहे हो या फिर नीचे लेवल पे कर रहे हो, या फिर आप अलग वे में कर रहे हो, ये वे नहीं होना चाहिए इस प्रिपरेशन का। वो सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं यार। ये सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज नहीं, जो मैंने जो चीजें बोली हैं उन सब को पूरा करने के लिए आपके पास क्या है? मेंटरशिप है, प्लस क्या है? जूम कॉल है, जूम कॉल है, प्लस क्या है हमारे पास? कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स भी मैं आपको इसमें देते रहता हूं, जो आपके लिए बेस्ट होंगे, जो आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, है ना। बाकी अगर आपको इसमें और कोई भी चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें बता सकते हैं आप। कहाँ पे? कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए भाई फिजिबल होगा, तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड ऑल दैट ऑफ थिंग्स, है ना। सारी चीजें हम ट्राई करेंगे आपको प्रोवाइड करने का। बट आप चीजें हमसे, हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ पढ़ाई करो, जो भी चीजें आपको चाहिए यार वो आप बस डिमांड करो। क्लियर? तो इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सेट प्लस मैट दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं। दोनों कब तक मिलने वाली है? स्टेज 1 तक मिलने वाली है। क्लियर? स्टेज 1 तक चलने वाली है। कहां से एक्सेस कर सकते हैं भैया? सिंपल सा रैंकर्स का लाइव ऐप डाउनलोड करिए, यहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये अब 399 हो चुका है, बट आपको यूज क्या करना है? फ्रॉम नाउ यू कैन यूज द कोड सुपर टू एक्सेस द बैच इन 299। ओके, क्लियर? चलो भाई आगे की भाई बात कर लेते हैं। अगर आपको भाई अपने आप पहले चेक करना है कि भाई आप लोग सही दे रहे हो या नहीं, तो आपके लिए भाई 2 फ्री टेस्ट है। आप इन फ्री टेस्ट को जरूर ज्वाइन करो, पहले एक्सेस करो, उसके बाद की कहानी करना, ठीक है। उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कितनी चीजें आपको मिली हैं, कितनी चीजें सही मिली है या गलत मिली है। क्लियर? चलो, तो अब क्लासेस की नोटिफिकेशन देख लो भाई। क्लासेस यहाँ पे डेली चलाई जाती हैं आपकी। 4 PM पे आपकी मैथ्स की क्लास ओवर हो चुकी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो नए पुराने बच्चे हैं,
अगर आप नए बच्चे हो तो आपको क्या करना है यार, सिंपल सा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, सिंपल सा काम करना है, कहाँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। अब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद एक एक वीडियो उठा के स्टार्टिंग से टाइम टेबल बना के उसको खत्म कर लेना है। लास्ट 3 मंथ प्लान आपके पास है चैनल पे। 6:30 बजे आपकी 6 बजे साइंस की क्लास डेली चलती है, जिसमें आपकी फिजिक्स हो चुकी है। तो अगर आप वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगेन आपको कहाँ विजिट करना होगा, प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा, आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। बाकी अभी हमारे साथ केमिस्ट्री करते रहो। और बायो का जो बच्चे यार बार बार परेशान हो रहे हैं, भाई क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और बायो इज नॉट दैट मच थिंग कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा, तुम्हें चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, तुम समझ लोगे। तो बायो के लिए एकदम रिलैक्स रहो, तुम्हें ये नहीं टेंशन लेना है। मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि सितंबर भर में तुम्हें सारी चीजें लगभग मिल जाएंगी। तो तुम्हें रिलैक्स रहना है, बार बार कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना नहीं परेशान होते हैं यार, सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर। 7:30 बजे आपकी क्या चलती है, मैट की रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास। तो मेक श्योर कि वो क्लासेस जरूर अटेंड करो, सारी चीजें वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। चलो अब टेलीग्राम पे भाई जरूर जुड़ जाना, क्योंकि क्लासेस की नोट्स वहीं पे मिलती हैं आपको और डीपीपीज भी वहीं मिलती हैं। तो मेक श्योर सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशंस, कोई नई चीजें हम लोग अगर अप्लाई करने वाले हैं तो आपके सजेशंस, सारी चीजें आपसे कहां ली जाती हैं, दैट इज रैंकर्स के एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप में। तो मेक श्योर वहां जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आप भाई थोड़ा नहीं प्लेलिस्ट सेक्शन खोज सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं आपके पास, सब कुछ आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। अब भाई हमारे पास कहानी आती है दैट इज कार्बन की। तो अगर कार्बन की थोड़ी बहुत अगर विशेषता बताई जाए तो ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट है। क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। किसमें का, आप बोलेंगे 118 एलिमेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है, उनमें से ही भैया एक हमारे पास एलिमेंट है दैट इज कार्बन, जिसके बारे में हम वेरियस प्रॉपर्टीज आज पढ़ने वाले। ठीक है। तो हमने भाई देखा कि कार्बन क्या है, एक अलग ही एलिमेंट है जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाता है। लगभग अप्रोक्सीमेट, अगर अप्रोक्सीमेट बात किया जाए, अप्रोक्स 3 मिलियन कंपाउंड्स ये बनाता है, 3 मिलियन कंपाउंड ये बनाता है। क्लियर। तो 3 मिलियन कहने का मतलब समझ रहे हो भाई, तुम सोच सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा वो 3 मिलियन कंपाउंड, है ना, कुछ तो अंदाजा लगा सकते हो। अगर भाई बात करें इसकी, अब पहले समझ लेते हैं भाई एलिमेंट है तो किस पोजीशन पे आता है। तो अगर इसकी बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो भाई एटॉमिक नंबर होता है इनका 6। ठीक है। और ये कहाँ आते हैं, लगभग एटॉमिक नंबर होता है भाई इनका 6, ये आते हैं 14वें ग्रुप में। आई होप, है ना, आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा जाएगा तो वहां डिटेल में इसको देखा जाएगा कि 14वां ग्रुप है तो वहां क्यों आता है और क्या आता है। बेसिकली ये क्या है, नॉन मेटल है क्या भाई, नॉन मेटल है। अब बात किया जाए भाई, ये सारी चीजें तो हो गई, है ना, ये सारी चीजें हो गई भाई, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब अगर डिटेलिंग देखें यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है भाई, है ना। अब इसमें 2 सेल आपके पास मिलेंगे, एक सेल क्या मिलता है, के मिलता है, दूसरा सेल एल मिलता है कार्बन के लिए। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चले तो के सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एल क्या हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। बट यहाँ पे होते कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे ये समझाने का क्या मतलब है, यहीं से आपको वैलेंसी समझनी यार। ये क्या है, आपके पास सेल है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये हमारी एटॉमिक थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस पे के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उनकी अपनी अपनी ऑर्बिट बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, 2n² से। तो k के लिए n की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 होती है, और l के लिए क्या होती है, n इज इक्वल टू 2। तो आप k में बोल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, इसके बाद l में कितने आ सकते हैं, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब भाई बात करते हैं इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए आपको सिंपल सा ये टर्म समझना है कि अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब लास्ट सेल में जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट किया आपने, अब लास्ट सेल जो आपने लास्ट सेल भरा उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट
सेल, ये क्या कहलाते हैं भाई? सिंपल सी बात अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे भी कि ये क्या कहलाते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या होती है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग, है ना, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम वैलेंसी बोलते हैं बेसिकली। तो अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? लेस देन 4 है, तो वो सेम एज इट इज क्या हो जाते हैं? वैलेंसी हो जाते हैं, या फिर इक्वल टू 4 है। अगर 4 से ज्यादा है तो आप क्या करते हैं? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। क्या कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्रेटर देन 4 होंगे, तब आपकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 4 है या फिर इक्वल टू 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 है, देन क्या होगा आपका? वैलेंसी विल इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है कार्बन की। अब मैंने जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया भाई कि बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है। अगर आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं कि भैया बॉन्डिंग, आपने बताया है कि दोस्ती जो होती है हमारी एलिमेंट्स के बीच में, वही क्या करते हैं? नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारे पास कार्बन के इतने कंपाउंड हैं, तो भाई बॉन्डिंग होती कैसे है? तो मैंने बताया क्या क्या था आपको यार, कि शेयरिंग हो सकती है, या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? डोनेशन, या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, डोनेशन शेयर से बढ़िया है क्या? ट्रांसफर हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे चीजें समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, आराम आराम से। अब यहाँ पे कार्बन की बात करोगे यार, तो हमें पता है कि कार्बन, मोस्ट ऑफ द कार्बन कहाँ एग्जिस्ट करता है? मिनरल के फॉर्म में, दैट इज 0.02%। जो अर्थ के क्रस्ट में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मिनरल ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। 0.02% क्या होता है? आपके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो मिनरल्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कार्बोनेट का हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो सकता है ना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो सारे कहां आपके मौजूद होते हैं? अर्थ क्रस्ट में ही मौजूद होते हैं। क्लियर है? बाकी एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसमें आपका क्या है? कार्बन 0.03% प्रेजेंट है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर फ्यूल के फॉर्म में हो सकता है। तो मोस्ट जितनी भी सारी चीजें वो इतनी ही प्रेजेंट है, और इतना प्रेजेंट होने के बाद भी इतनी कंपाउंड से बनाता है ना, इतने कंपाउंड से बनाता है। और आफ्टर ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एबंडेंट है वो क्या है? कार्बन ही है। दैट इज बहुत ही ज्यादा नीडी है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। ह्यूमन क्या, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए क्या है? कार्बन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मोस्ट ऑफ द चीजें पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और धीरे धीरे इसको समझेंगे कहाँ इंपॉर्टेंस है इसकी और क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं भाई कि कार्बन क्या है। तो कार्बन इज नॉन मेटेलिक कंपाउंड, बेसिकली ये क्या है? नॉन मेटल है। इसके बाद कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट कहने का क्या मतलब है? टेट्रा मतलब अगर टेट्रा लोगे तो 4, और वेलेंट मतलब दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट। आगे मैं समझाऊंगा, ये पूरा टेट्रावेलेंट का ही कॉन्सेप्ट ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इट हैज 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको पता है भाई क्या होते हैं? 12C, 13C एंड 14C। मैंने बोला है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो लास्ट वाला आइसोटोप्स क्या होता है? अगर थर्ड है तो दैट विल बी रेडियो एक्टिव। तो इसको अगर अपने फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6C12, 6C13, 6C14। क्लियर? तो ये 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं किसके? कार्बन के। ये क्या होता है? अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाता है तो आप सिंपल सा लिखेंगे, दैट इज ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। क्लियर? इनके नाम नहीं है कोई, अगर नाम पूछना चाहते हो तो नाम नहीं है कोई। ठीक है, इट हैज सेवरल एलोट्रोप्स एंड बेस्ट नोन आर ग्रेफाइट, डायमंड एंड एमॉर्फस कार्बन, या फिर आप यहाँ पे फ्लोरीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं। तो आगे ये सारी चीजें हमें देखनी है क्या होता है एलोट्रोप्स, उसके बाद यहाँ पे आके देख लेना, समझ जाओगे। कार्बन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इजिली कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद इट एक्ट एज एक्सेलेंस हार्डनर फॉर आयरन एंड यील्ड्स टू वेरियस स्टील एलॉयज। जब आप एलॉय बनाते हो भाई तो आप क्या करते हो? एक मेटल में दूसरा मेटल मिलाते हो, तो आप मेटल में यहाँ नॉन मेटल भी मिला सकते हो। दैट इज ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है आपकी एलॉय को। ठीक है,
द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C14 इज विच इज यूज्ड टू डेट एंशिएंट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। यहाँ पे आप लिख लेना यार, ये क्या बोलते हैं, C14 डेटिंग बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं, जिसमें हम कार्बन के आइसोटोप्स जैसे C14 का यूज करते हैं, किसके लिए, जो एंशिएंट टाइम पे चीजें थी उनकी एज पता करने के लिए, बेसिकली बोल सकते हो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं उनकी एज पता करने के लिए। एक प्रोसेस होता है, कभी अगर टाइम मिलेगा तो इसको जरूर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कार्बन 14 डेटिंग क्या होती है। तो हम बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं, मतलब हड्डियां बोल सकते हो, डायनासोर्स के कुछ कण हो गए, उनको पता करने के लिए कितने साल ये पुराना अवशेष है, हम किसका यूज करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब डेट पता लगाते हैं ये कब की है। तो ये भी यहाँ यूजफुल होता है कार्बन 14 डेटिंग के प्रोसेस में, दैट इज कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब भाई बात करते हैं दैट इज कार्बन की बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, इतना ज्यादा क्यों फ्रेंडली है, सबसे क्यों दोस्ती कर लेता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई, कार्बन क्या है आपके पास, ये कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, प्रोटॉन्स के, और वो होगा क्या, दैट इज 6 होगा। क्यों, अभी आपके पास दोनों क्यों इक्वल हैं, बिकॉज आप क्या ले रहे हो, न्यूट्रल एटम ले रहे हो, किसका, कार्बन का। तो न्यूट्रल एटम आपने लिया है अभी, तो न्यूट्रल एटम के हिसाब से समझेंगे भाई, है ना। अब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो बोलेंगे पहला सेल K होगा, दूसरा सेल क्या होगा, L होगा। तो पहले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 चला गया, दूसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, बट है ही नहीं कार्बन के पास, तो फर्दर आप भर नहीं पाओगे, दैट इज 4 भर सकते। ठीक है, तो 4 भर दिया आपने। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, L वाला होगा। आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, L वाला होगा। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अब देखो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, दोस्ती के लिए, जो दोस्ती आप करते हो किसी से, दोस्ती करके कंपाउंड बनाते हो, तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं भाई, रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी बॉन्डिंग के लिए, उनकी दोस्ती के लिए। तो हमें उन्हीं के बारे में समझना है, ये होगा कैसे। तो पहली चीज मैंने क्या बताई थी भाई, कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, है ना, क्या हो जाए, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए अगर इनका तो ये अपना क्या कर सकते हैं भाई, दोस्ती कर सकते हैं। पहला प्रोसेस अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे भाई, सिंपल सी बात बताइए, अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे भाई। अगर ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं अपने एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर। अब अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास, 6 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। अगर आप बोलते हो भाई कि कंप्लीट ट्रांसफर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया तुमने, हटा दिया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है हमने, हटा लिया है, वहां से कंपाउंड में से हटा लिया है 4 इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे एटम के पास अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ प्रोटॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन तुमने हटा दिया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं तुम्हारे पास, अभी भी 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। ये आपका न्यूक्लियस जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि तुम एक सेल ही गायब कर दे रहे हो पूरा का पूरा, है ना। चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके पास सेल ही नहीं बचेगा, और 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में रखना मतलब 4 प्लस लाना बहुत ही अनस्टेबल वर्क है। ये रिएक्शन, ये प्रोसेस आप करा ही नहीं पाओगे, ये स्टेबल है ही नहीं। मान लो, चलो दूसरी बात कि भाई, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, दैट इज कि भैया हम क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो आप, सिंपल सा काम। तो ऑक्टेट को पूरा कर रहे हो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब क्या हो गया, 6 प्रोटॉन अभी भी है, बट 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई अब तुम्हें पता है ना कि जो हमारी अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ये ड्यू टू इक्वल नंबर के कारण ही होती है भाई। ये इसको शेयर कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, बट यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है
है ना। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर बढ़े तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी एटम पे, न्यूक्लियस पे। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है 6 प्रोटॉन्स को, ये भी वेरी अनस्टेबल प्रोसेस है। आप कर तो सकते हो बट ये स्टेबल नहीं है ना, रुकेगा नहीं, वो बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। 6 प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखना है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हो ही नहीं पाएगा, वो बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, उसे रोक ही नहीं पाएंगे, दैट इज वो रिवॉल्व कर पाए आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सो दैट्स वाई ये भी क्या होता है, अनस्टेबल प्रोसेस होता है। सो ड्यू टू दैट ये अपने आप को वहां रोक नहीं पाते हैं, ये वाला फिनोमिना दोनों आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है किससे, कार्बन के कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। आपसे अगर बोला जाए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताइए तो भाई आयनिक बॉन्ड। अब जो हमारे पास दूसरा चीज बता है वो क्या पता है भाई, दूसरा चीज कि भैया ये अगर क्या करे, शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग कर ले किसका, इलेक्ट्रॉन का, तब ये क्या बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो आप बोलेंगे भैया अब क्या करेगा, वो जो चार जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये क्या करेगा, शेयरिंग कर सकता है, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बना सकता है 2 और 4। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इन चारों की क्या कर ले ये अगर शेयरिंग कर लेता है तो भाई अच्छे से हमारा कंपाउंड बन सकता है, दोस्ती हो सकती है, इसके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। ये क्या कर रहा है, सिंपल से शेयरिंग कर ले रहा है, हमें ऑक्टेट पूरा करना है, हम शेयरिंग करके काम चला लेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बॉन्डिंग करा रहे हो भाई, शेयरिंग करवा रहे हो, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तब समझोगे अच्छे से कि कैसे आप बॉन्डिंग कराते हो, कैसे चीजें समझते हो। पहला कोई एक चलो ले लेते हैं CH4, दैट इज मार्स गैस या मीथेन बोल सकते हैं इसे, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज मीथेन। अब मीथेन के लिए यहाँ पे बॉन्डिंग जो हुई है ना, जो भी दोस्ती हुई है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो कार्बन के पास, अभी आगे मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। उसमें क्या करते हैं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बस उनको हम दिखाते हैं वाइल बॉन्डिंग, जब दोस्ती आप कराते हो तो आप बोलेंगे भाई कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चलिए इसको क्रॉस से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये क्या है, बाहरी सेल में है। अब आप 4 हाइड्रोजन ले लिए हो, बॉन्डिंग में दिख रहा होगा, 4 हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ले लीजिए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से दिखाएंगे, ठीक है, दूसरे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाएंगे। अब दोस्ती कैसे दिखाओगे, तो दोस्ती आप बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर ले रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर ले रहे हैं। ये हो गई भाई क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई जब जरूरत हुई तब मुझसे मांग लेना। तुम्हें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, क्या पूरा कर रहा है, डुप्लेट पूरा कर रहा है, और कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। देखो कैसे, अभी हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो बोलेंगे 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए था, 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए भाई इसको कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए। तो ये कितने हाइड्रोजन ले सकता है, 4 हाइड्रोजन ले सकता है, और 4 हाइड्रोजन लेके उनसे क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। समझे, रिलेशन वाला, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला, भाई तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझसे ले लेना, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्ती है, अच्छी है, गहरी दोस्ती है, प्यार से चीजें वो अपना ले पा रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो वाला कनेक्शन नहीं कि नहीं भैया कुछ अलग है, हम कंप्लीट ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते हैं। तो मीथेन में अब इस बॉन्डिंग को जो दोस्ती हुई है, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कार्बन किस तरीके की दोस्ती करता है, किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, तो आप क्या सिंपल सा बोलेंगे, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, दैट इज ये दोस्ती करता है, कंप्लीट ट्रांसफर करके रिलेशन में नहीं आता है। ठीक है, ये क्या करके रखा है, बस दोस्ती, कि भाई तुम्हें काम है तो मैं आ जाऊंगा काम में तुम्हारे, और तुम्हारे काम को मुझे जरूरत होगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, बस दोस्ती, नो एनी रिलेशन, सिर्फ दोस्ती तक है। समझ में आया, समझ में आया भाई। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग मैंने पहले भी बता रखा है, बट यहाँ पे एक बार समझ लो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। जहां पे भी बॉन्ड की फॉर्मेशन किससे हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रही हो, वो सारे फॉर्मेशन क्या है आपके, कोवैलेंट बॉन्डिंग के ही अंदर आते हैं। एग्जांपल्स में आप ले सकते हो भाई, एग्जांपल में O2 ले सकते हो, Na2 ले सकते हो, है ना, O2 N2 या फिर H2 ले सकते हो। ये सारे क्या है बेसिकली आपके सिंपल क्या है भाई समझने वाले, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो यहाँ पे भाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बोलते हैं। अब टाइप ऑफ बॉन्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला आता है क्या, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये मैंने पहले भी बता रखा है, बट यहाँ पे एक बार और समझ लो। सिंगल बॉन्ड जहां पे क्या हो रही हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो, शेयरिंग हो रही हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो एलिमेंट्स के बीच में। तो वो फॉर्मेशन कहाँ होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की दोस्ती है, तो भाई एक ही दोस्ती हुई है ना, बस एक इलेक्ट्रॉन की। एग्जाम्पल्स में देख लो भाई, एग्जाम्पल में देखोगे तो H2 से ज्यादा समझ में आ जाएगा। H2 क्या है भाई, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों मिलके क्या कर लिए हैं, दोनों मिलके कर लिए हैं दोस्ती, और दोस्ती बन गई क्या इधर, प्रोफेशनल तरीके से कागज पे इसको कैसे दिखाते हो आप, H-H दोनों के बीच में रस्सी बांध देंगे, आप क्या कर देंगे, दोस्ती को दिखा देंगे। ये रही प्रोफेशनल दोस्ती दिखाने का तरीका। अगर आपसे बोला जाएगा क्या भैया इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो ये रहा उनको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के तरीके से दिखाने का कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही सिर्फ हम दिखाते हैं अपनी स्ट्रक्चर के दौरान। आगे डिटेल में मैं दिखाऊंगा आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे की भाई बात कर लेते हैं। दूसरा जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी जो आपकी दोस्ती होती है वो दोस्ती क्या हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। उस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड बोल देते हो। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में ले लीजिए O2। तब इसको कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन ये है, इसका अगर एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 8, तो ये हुआ 2 और 6। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम दिखाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ही दिखाएंगे। ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑक्सीजन कंपाउंड ले लीजिए, यहाँ पे भी आप एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अभी एक चीज और आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। यहाँ पे देखो, तो ये हो गई दोस्ती एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दूसरी दोस्ती हो गई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। क्या दोस्ती कंप्लीट हो चुकी है, क्या दोस्ती कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ वेल मैनर में है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलेंगे भैया 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसने दोस्ती कर ली है इससे, इसने दोस्ती कर ली इससे। अब जब जरूरत होगी इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की, भाई दिखाना पड़ता है ना, चेक कराना पड़ता है। जैसे टीचर आता है तो उसको चेक कराना पड़ता है कि ये कॉपी है मेरी, मैंने बना रखी है। तो वो काम अगर इसे अगर करना होगा क्या कि अपनी चेकिंग करवानी होगी, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, बोलेगा भाई मेरी दोस्ती है, मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब चेकिंग इसकी आएगी तो बोलेगा मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं, मैंने दोस्ती कर रखी है, इनसे ले रखा है उधारी। तो ये भी क्या करेगा भाई, इनके में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास भी हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास भी हो गए। तो भाई दोस्ती तो हो गई वेल मैनर में। अब इसको आप प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे दिखाएंगे, तो प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको दिखाना होगा तो बोलेंगे ऑक्सीजन, ये 2 बॉन्ड ये ऑक्सीजन बना रहा है, दैट इज ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर। बाकी आपके पास देखो जितने भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में ही आप उनको दिखाओगे। कभी भी आप दिखाओगे पेयर में ही दिखाओगे। अगर अलोन है इलेक्ट्रॉन तो अलोन दिखाओगे, बट अगर नहीं है अलोन तो आप उसको सिर्फ पेयर में ही दिखाओगे। और इस पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो अकेले भाई इंडिपेंडेंट है, बट वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, दिखाने का तरीका क्या है, वो पेयर में आप दिखाओगे। उस पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर का क्या मतलब है भाई, कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या हुए हैं, ना शेयर हुए हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया है, इंस्टीड कि वो अभी भी उसी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एलिमेंट के ही पास है, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया है किसी भी प्रकार का। ठीक है, ठीक है भाई। अब भाई बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। एग्जांपल यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का भी ले लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है भाई, सिंपल सी बात, अभी तक अगर देखा होगा 2 तुमने समझ लिया होगा तो तीसरा वाला आसाम से समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। अभी तक क्या हो रही थी, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपने देखा, 2 की देखा,
3 के देखा, अब क्या देखोगे 4 की सॉरी 3 की ही देखोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, Na2 ले लो, N2, तो N नाइट्रोजन क्या है 7 है, इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुमने दिखा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया तुमने, और 1 इलेक्ट्रॉन ये। फिर से नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और 2 हमेशा कहाँ दिखाओगे आप, पेयर में ही दिखाने की कोशिश करोगे। अलोन आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। और दोस्ती इनकी क्या हो गई है, यहाँ पे इनकी दोस्ती फिर से हो गई, और ये क्या कर लिए हैं, दोस्ती करके 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए हैं। अगर इनको दिखाओगे आप पेपर पे, तो ये इस तरीके से 3 ठो लाइन खींच के दिखाओगे। ये लाइन क्या बेसिकली दिखाती हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लाइन, एक लाइन का क्या मतलब भाई, इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है जो इस वाले कंपाउंड का है, एक कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले कंपाउंड। तो शेयरिंग 2 की ही होती है। क्लियर, समझ में आया, समझ में आ गया। अब भाई बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया ऊपर ही, है ना। क्या होती है भाई फॉर्मेशन ऑफ, तो आप बोलेंगे नंबर सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। जो ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हो भाई, ये बेसिकली मुझे लग रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ही रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड लिख दिया है। ठीक है, तो जिन भी कंपाउंड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वो कंपाउंड बना होगा और उसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, उन कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे आप भाई, कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहां पे दोस्ती जो कंपाउंड बना ही है वो किस तरीके से बना है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बना है। अब शेयरिंग हुई है तो भाई बॉन्ड भी बना होगा, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बना है, दोस्ती हुई है, कंपाउंड बना है दोस्ती के कारण, तो अब कोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड से जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलो एग्जांपल में भाई, एग्जांपल में ले लो, CH4 हो गया, CO2 हो गया, है ना, CH4 हो गया, CO2 हो गया, और 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 N2 हो गया। ये सारे क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है बेसिकली। O2 हो गया, जहां पे भी क्या हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलो CO2 की थोड़ी सी और मैकेनिज्म समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लोगे तो हो सकता है मॉर्निंग में और अच्छे से हो जाए। तो कार्बन क्या है अपने पास, 6 है, कार्बन ये रहा अपने पास। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 चाहिए, ऑक्सीजन ये रहा अपने पास, और कार्बन ये रहा अपने पास। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो बोलेंगे 6 होते हैं, और 2 यहाँ बना लिए, 2 यहाँ बना लिया, और 2 नीचे बना लिया, तो 6 हो गए। यहाँ पे 2 बना दिया, यहाँ पे 2 बना दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब तो हो गई भाई कहानी खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, दिखा दिया है जितनी आउटर मोस्ट सेल में। हम देखो जो भी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेंगे, दिखा देंगे हम यहाँ पे। तो ये देखो, ये दोस्ती हो गई इनसे और ये दोस्ती हो गई इनसे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के शेयर हो चुके हैं एक ऑक्सीजन से। बाकी यहाँ पे क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर होगा। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास चले गए हैं शेयरिंग में और 2 इनके। अब आप प्रोफेशनली दिखाना है तो आप क्या कहेंगे, ये कुछ तरीका होगा CO2 को दिखाने का, ये कुछ तरीका होगा किसको, CO2 को दिखाने का। ठीक है, क्लियर, चलो अब एक होमवर्क ले लो भाई। होमवर्क, CO3 को बना के चेक करना है आपको, बनाना है स्ट्रक्चर उसका, CO3 कैसे बनता है, क्या बॉन्ड बनता है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करके तभी आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं भाई कोवैलेंसी की। तो भाई अब बात कर लेते हैं यार कोवैलेंसी की। तो कोवैलेंसी क्या होती है भाई,
कोवैलेंसी बेसिकली किसी भी कंपाउंड के लिए अगर आप बात कर रहे हो, बेसिकली वो क्या होगा, पहले तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, कोवैलेंट कंपाउंड होना चाहिए। अगर आप कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, तो आपको पहले क्या करना होगा यार, कंपाउंड चेक करना होगा। कंपाउंड क्या है, दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंसी इज बेसिकली टेंडेंसी, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड। बेसिकली कोई भी कंपाउंड कितने नंबर ऑफ बॉन्ड रखता है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो क्या कहलाता है कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी किसी भी एलिमेंट की अगर आपसे पूछी जाए कि कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो आप बोलेंगे एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कितनी टेंडेंसी है उस एलिमेंट की, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड द कोवैलेंसी ऑफ दैट कंपाउंड। अगर आपसे कार्बन की पूछी जाए तो कार्बन के लिए आप क्या बोलेंगे भाई, कि कार्बन हमेशा क्या करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, देन कोवैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 4। क्लियर, 4। ठीक है, अगर आपसे किसी भी अनदर कंपाउंड में वेरी कर सकता है, हर एक कंपाउंड में, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि कोवैलेंसी हमेशा 4 ही होगी। ये 4 होगी किस केस पे, CH4 के। अगर आपसे CO2 का पूछा जाए तो आप ये बताइए, और अगर CO का पूछा जाए तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने बनेंगे इनके बीच में। ये आप जरूर बताने की थोड़ी सी कष्ट करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बिकॉज कोवैलेंसी इज अनदर फैक्टर जो आपको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा काम क्या करना है, ये चीज समझ के रखनी है, दैट इज व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ कंपाउंड, दैट इज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग और टेंडेंसी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, CH4 की बात करेंगे भाई, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है वहां पे, तो वो हो गया आपका क्या, कोवैलेंसी ऑफ कंपाउंड। इसके बाद आपके पास है लेविस-डॉस स्ट्रक्चर। जो मेन चीज है भाई कि हम जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे हो तो उसको मेजर तरीका क्या दिखाओगे, कि आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या फिर डोनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम तरीका यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाम से ही क्लियर है कि भाई लेविस साहब ने एक डॉट स्ट्रक्चर दिया था कि ये स्ट्रक्चर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था भाई, सिंपल सा, कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं उसकी भाई आपको दिखानी है बॉन्डिंग की, ये बॉन्डिंग ऐसे करेगा, ये दोस्ती इससे बनाएगा। मान लीजिए बी से अगर बनाना चाहता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो आपको भाई करना क्या है, सिंपल सा, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये 2 है भाई, ये 4 है, और ये क्या है, ये भी ले लेते हैं, ऑक्सीजन की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं, 2 और 6 है। ठीक है, 2 और 6 है, तो बी यहाँ मैं CO2 मान लीजिए CO2 की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको करना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या करेंगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास, इनको एक एक किनारे किनारे दिखाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट का भाई यहाँ 6 होगा, दैट इज अब इसको दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाना चाहिए, इसको क्रॉस से आप दिखाएंगे। अगर सेम एलिमेंट है तो आप डॉट का यूज कर सकते हैं, अगर सेम एलिमेंट नहीं है तब आप क्रॉस का यूज करेंगे। क्लियर, तो यही क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए, कि ये क्या हो गई, शेयरिंग हुई किसी भी एलिमेंट के लिए। अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो सिंपल सा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बस उन्हीं को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन से दिखाओगे आप, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कार्बन का क्या होता है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन्हें ही हम क्या करते हैं, एलिमेंट के बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो ये रहा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, ये बेसिकली आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आर अलोन नहीं एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में। आर गैसेस, गैस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे सॉलिड में देखोगे ग्रेफाइट हो गया, गैस में देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है बेसिकली आपके तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है भाई, देखो दोनों के बीच में शेयरिंग ही है, समझ लो ध्यान से कि दोनों के बीच में क्या है भाई, शेयरिंग से ही ये बना हुआ है। अब शेयरिंग से बना है भाई, दोस्ती कभी भी टूट सकती है, अगर रिलेशनशिप होती तो वो नहीं टूटती जल्दी, मतलब रिश्ता होता
तो वो नहीं टूटता। बट यहाँ पे क्या है, दोस्ती है तो दोस्ती कभी भी टूट सकती है। दोस्ती क्या है भाई, कमजोर है। अगर रिलेशन की बात करोगे आप, एक पूरा ट्रांसफर के कंप्लीट ट्रांसफर जहां पे हम क्या बना रहे थे, एक रिलेशन फाइंड कर देते रहे, रिलेशन क्रिएट कर दे रहे थे, उससे क्या होता है, ये कमजोर होता है। ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं देन आयनिक बॉन्ड। क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं देन आयनिक बॉन्ड। हैव लो मेल्टिंग, अब बॉन्ड कम है तो उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, कम पॉइंट पे ही बॉन्ड टूट जाएगा और क्या कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है। आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ऑल फेजेस। अब आपको पता है भाई ये क्यों पुअर कंडक्टर होते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की हुई है शेयरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हुई है शेयरिंग। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए आपको क्या चाहिए भाई, चार्ज चाहिए, आयंस चाहिए या फिर चार्ज चाहिए। बट ये दोनों क्या है, नहीं मौजूद होते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आपके पास आयंस मौजूद होते हैं। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होते हैं आपके, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट शेयर होता है, करंट कंडक्टिविटी होती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है आपके पास। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी किसी ना किसी से दोस्ती करके बैठे हैं, तो वो दोस्ती इतनी जल्दी टूट नहीं रही है। और दोस्ती नहीं टूट रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कि वो घूम सके पूरे आपके उसमें। सो दैट्स वाई ना तो आयन प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, ना ही क्या प्रेजेंट है, ना ही कोई चार्ज कंपाउंड प्रेजेंट है। सो ड्यू टू दैट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आर मोस्टली सॉल्युबल इन नॉन पोलर। भाई अब इसे चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। पोलर का क्या मतलब, जो चार्ज क्रिएट के पोलर कंपाउंड हो, है ना, चार्ज सॉल्युबल सॉल्वेंट हो, उन लिक्विड्स में इसे चार्ज से कोई मतलब नहीं। तो ये नॉन पोलर में भी क्या कर जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं इजिली, ये घुल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं भाई एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या होता है एलोट्रॉप्स, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। एलोट्रॉप इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी जिसमें जिसमें देखो ध्यान समझो, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रॉपी। यहाँ पे देखो मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड होंगे, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा, मतलब शेप हो गया, साइज हो गया, ये अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से दिखेंगे। वो फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी वो सारी क्या होंगी, डिफरेंट होगी, है ना। बट केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकली वो बिहेवियर शो करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल कंपोजिशंस होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम नहीं सिमिलर होंगे। बिकॉज क्योंकि सेम एलिमेंट का है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ, एलोट्रॉपी बोल सकते हो उसे। ठीक है। अगर कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कार्बन भी एलोट्रॉपी शो करता है। इसके भी अलग अलग कंपाउंड हैं जो क्या है भाई फिजिकल, उनका साइज अलग अलग है, साइज ठीक है अलग अलग है। बट उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है, जो केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, वो सिमिलर तरीके से ही शो करते हैं। वो अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी करंट पास करेगा। तो उनकी सिमिलर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सम एलिमेंट लाइक कार्बन, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसा शो करते हैं, कार्बन हो गए, सल्फर हो गए, फास्फोरस हो गए, और एग्जिबिट दिस फिनोमिना। ये कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिख लेंगे, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये तीन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। मतलब इनके अलग अलग कंपाउंड्स क्या है भाई, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप साइज अलग, आपको दिखने में अलग रहेंगे, कलर अलग रहेगा, बट केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, उनका सेम होगा। द क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इंक्लूड डायमंड, क्रिस्टल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में ग्रेफाइट एंड फ्यूलरिन, ये सारे क्या हैं, अपने सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में है ये सारे। अब देखो यहाँ पे देखना, केमिकल कंपोजिशन आपको सेम मिलेगा, दैट इज कार्बन ही मिलेगा, बट इनका जो शेप साइज है, जो कंपोजिशन का तरीका है, जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज यही होती है बेसिकली, आपका स्ट्रक्चर अलग हो गया, शेप अलग हो गया, है ना, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीजें डिफरेंट होंगी, वो अलग अलग होंगी। बट जो मेन कंपोजिशन है केमिकल वाला, दैट इज कार्बन, ये नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। तो एमार्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड कोल, कोक, चारकोल, लैंप ब्लैक एंड गैस कार्बन। तो ये सारे क्या है, एमार्फस एलोट्रॉप्स हैं इसके। तो पहली बात भाई आते हैं डायमंड पे, ये क्या है बेसिकली, अगर दिखाने का तरीका देखेंगे तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, बस यही आपका क्या है, डायमंड को दिखाने का तरीका। ठीक है। बाकी आप फर्दर आगे जाओगे तो इसमें भी आपको जब सब सेल पढ़ोगे तो डिफरेंट कार्बन और ग्रेफाइट के बीच का डिफरेंस वहां एक बेसिक सा बताया जाता है, वो भी आपको जरूरत नहीं, बिकॉज आपने सब सेल अभी नहीं पढ़ रखा है। तो डायमंड हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अभी ज्योमेट्री आप जब आगे पढ़ेंगे ये कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है,
दिस इज बिकॉज ईच एलिमेंट इन कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 नुक्लियोटाइड बेयरिंग कार्बन एटम्स। ये मतलब कार्बन और कार्बन की ही बॉन्डिंग से बने होते हैं, ठीक है, बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग इन सिंगल यूनिट ऑफ क्रिस्टल। दीज क्रिस्टल यूनिट lie in different plane are connected to each other resulting in a rigid 3-dimensional cubic pattern of the diamond। यहाँ पे देखो एक क्या है भाई, यहाँ है, एक यहाँ है। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब क्या भाई, चारों अलग अलग प्लेन में होंगे, एक प्लेन में नहीं हो सकते। प्लेन का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो चारों अलग अलग प्लेन में होंगे, एक प्लेन में नहीं होंगे। टेट्राहेड्रल का यही मतलब, ठीक है। अब इसके पास डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सीसी का, ये याद कर लेना आप। वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ पा रहे होगे। लाइट को बेंडिंग की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, कितना बेंड करेगा। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। यूज ऑफ डायमंड आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप में भाई, क्यों, क्योंकि ये चमकदार चमकता है ना, शाइनिंग प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। वो क्यों होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज बेसिकली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही आती है, तो ये इसलिए भी हम यूज करते हैं। ब्लैक डायमंड जिसको हम ग्लास की कटिंग के लिए यूज करते हैं या फिर ड्रिलिंग लॉक्स को छेदने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ड्यू टू हार्डनेस, जो इनके अंदर हार्डनेस होती है, ये हार्ड होते हैं काफी ज्यादा। ड्यू टू दैट हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी में। डायमंड डाइज आर यूज्ड फॉर ड्राइंग थिन वायर्स, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, थिन वायर्स को यूज किए जाते हैं। मोस्टली हम जो इनके जो डाइज होते हैं उनको यूज करते हैं टंगस्टन के वायर को बनाने में, टंगस्टन के वायर्स को बनाने में। और ये लगभग 1/6 टाइम जो इसका डायमीटर होता है, जो हम वायर बनाते हैं, किसका वायर बनाते हैं टंगस्टन का, वो इसकी हेल्प से वो लगभग 1/6 टाइम हमारे एक हेयर के डायमीटर के बराबर होता है। जो आप ह्यूमन हेयर ले रहे हो, ह्यूमन हेयर, ये इसकी जो डायमीटर है, ठीक है, इसका डायमीटर अगर d है तो टंगस्टन वायर का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, d डैश, दैट इज d/6 टाइम, मतलब उससे भी 6 गुना पतला। ड्यू टू हेल्प ऑफ डायमंड हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं टंगस्टन का वायर, ठीक है। अब भाई बात करते हैं दूसरे एलोट्रॉप्स की, दैट इज ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। तो इसको भी आप दिखाओगे किससे, कार्बन सॉलिड फॉर्म में ही दिखाएंगे। ये भी आप पेंसिल्स में आपने देखा होगा कि जो आपकी निब होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की ही बनी होती है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड कोवैलेंटली टू 3। वहां पे क्या था डिफरेंस, देखो कि यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से क्या था, बाइंडेड था, 4 कोवैलेंट बॉन्ड थे। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बाइंडेड है, बट है तो बाइंडेड 4 से ही, बट 3 क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और एक जो कार्बन बनाता है वो क्या बनाता है, वैन वाल फोर्स बनाता है। क्या बनाता है, वैन वाल फोर्स। ये सारे फोर्सेस मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा किसी दिन आप लोगों को एक अलग वीडियो में, जैसे मैंने सेपरेट वीडियो एक बना रखी है, वैसे ही वैन वाल फोर्स कनेक्शन होता है, एक वीक फोर्स होता है, काफी ज्यादा वीक फोर्स है, तो उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। atoms leaving each carbon atom with one free valency, this arrangement result in hexagonal rings in single plane। ये बेसिकली एक हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो आपका ग्रेफाइट होते हैं, और ये एक प्लेन में ही होते हैं। लगभग एक कार्बन 3 बॉन्ड से बना के एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज आपका हेक्सागोनल। एंड सच रिंग्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर थ्रू वीक वैन डर वाल फोर्सेस। यहाँ पे आप देखो एक कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम से ज्वाइंट है, एक इधर एक इधर। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है आपके पास, वो मिलेगा आपको हेक्सागोन के फॉर्म में। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक उसका स्ट्रक्चर। अब बाकी इसके ऊपर इसके नीचे ही सेम बॉन्डिंग आपको मिलती जाती है। अब इसके बीच में क्या है, वैन डर वाल फोर्स, इसके बीच में क्या है, वैन डर वाल फोर्स। मैं फोर्स किसी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, व्हाट इज वैन डर वाल फोर्स। जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो सारे अट्रैक्शंस में एक दिन दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है भाई, ये कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल फॉर्म में। ये क्या है, कार्बन एटम, ये क्या है, कार्बन एटम, ये क्या है, कार्बन एटम, और ये क्या है, कार्बन एटम, और ये क्या है, कार्बन एटम। तो ये सारे कॉर्नर्स जितने हैं वो सारे कार्बन एटम्स हैं। अब इसी के ऊपर फिर से तुमने क्या कर दिया, अब इसी के ऊपर फिर से तुम एक ले आते हो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से मिलके बने हुए होते हैं, एक के ऊपर एक। बट एक कार्बन क्या है, एक प्लेन में, जैसे एक प्लेन क्या है भाई, ये पूरा एक प्लेट की तरह ले लो। अगर तुम प्लेट की तरह ले लो, एक प्लेट पे ये कार्बन को बना दो,
ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, फिर दूसरा पन्ना लो उसके पैरेलल में, उस पे क्या होगा, फिर से एक हेक्सागोनल, फिर से ये क्या है, दोनों ये है, इस पे क्या है, एक पूरा हेक्सागोनल बनाया हुआ है तुमने स्ट्रक्चर, फिर दूसरा हेक्सागोनल इसके है, तो ऐसे ऐसे रख दो। अब दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, दोनों के हाथ के बीच में, उस गैप में क्या है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू दैट वो एक कॉम्बिनेशन बनती चली जाती है इसके नीचे, फिर ये भी इससे अटैचमेंट है, ये भी इससे अटैचमेंट है, ये भी इससे अटैचमेंट है। ये क्या है भाई, एक है, ये क्या है, एक है, वैसे ही ये नीचे जाने के बाद ये भी क्या बनता है, एक बनता है, दैट इज हेक्सागोनल ही आपको हर जगह मिलेगा, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए ग्रेफाइट में कितने तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो दो बॉन्ड होते हैं, दैट इज पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा वीक वंडरवाल फोर्स होता है। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करें तो 2.25 ग्राम पर सीसी, हैज सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील, क्यों, ड्यू टू वंडरवाल फोर्स क्या होता है, इनके अंदर स्लिपरी फील आता है। ठीक है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं ड्यू टू दैट फोर्स। ठीक है, चलो अब भाई अगला जो आता है दैट इज फ्यूलरीन। ये क्या है आपके पास, फ्यूलरीन यूज में बात करेंगे, आपकी पेंसिल्स में यूज किया जाता है और भी काफी जगह यूज किया जाता है उसका। दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन in which giant structure is closed over into sphere of atoms or tube। ये क्या है भाई, स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है किसका, कार्बन का, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है। इन विच गियंट स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड इनटू ओवर ए स्फीयर, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो किसके फॉर्म में होगा, स्फीयर के फॉर्म में होगा, और क्यों, किससे बाइंडेड होगा, ये ट्यूब से बाइंडिंग होगी इसकी। ठीक है, ओवरऑल ये स्फीयर के फॉर्म में ही होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और इसको जो सबसे छोटा और सबसे मोस्ट यूजफुल जो माना जाता है दैट इज C60, मतलब कार्बन के 60 एटम मिल के क्या करते हैं, एक फ्यूलरीन का बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, C60, या फिर बकमिंस्टर फ्यूलरीन भी बोलते हैं इसको। 60 एटम यूज होंगे, कार्बन के कितने एटम यूज होंगे, 60 एटम्स यूज होंगे, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा, वो बाइंडिंग करके एक दूसरे से टेट्राहेड्रल बाइंडिंग होगी, अगेन चारों चार प्लेन में। इज वेरी पॉपुलर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ नोन फ्यूलरीन, ये क्या है, वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ फ्यूलरीन जो आपको पता है। इट इज मोर कॉमन नेचुरली अकरिंग फ्यूलरीन एंड कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज सूट, सूट में भी ये स्मॉल क्वांटिटीज में पाई जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन आइटम अरेंज इन 12 पेंटागन्स, ये पेंटागन्स में ही अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, पेंटागन आप बना के चेक कर लेना, पेंटागन में ये अरेंज होती है। ठीक है, हेक्सागन आप बना रहे थे, ये हेक्सागन था, बट ये क्या है भाई, 12 पेंटागन यूज करती हैं, ये होता है पेंटागन। ये होता है कुछ आपका, हाँ ये होता है पेंटागन, है ना, ऐसे, ये पेंटागन, मतलब 5 आपके पास होगा, दैट इज ये पेंटागन के ही फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करेंगे, 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सॉन। आपके पास क्या है भाई, 20 हेक्सागॉन्स का यूज करते हैं, और 12 पेंटागॉन्स की मदद से ये क्या बनते हैं, आपके फ्यूलरीन्स बनते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है, थोड़ा सा याद कर सकते हो कि भाई टोटल आपके पास जो हेक्सागॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे, 20 आएंगे, 20 हेक्सागॉन्स होते हैं स्ट्रक्चर में, और 12 क्या होते हैं, पेंटागन। तो ध्यान से लिख लो, 12 पेंटागन होते हैं, पेंटागॉन्स स्ट्रक्चर में वो इन्वॉल्व होते हैं पूरा कंप्लीट बनाने के लिए। यहाँ पे देखो एक पेंटागन दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीके से पेंटागन ही है। ये 12 पेंटागन ऐसे अटैच्ड होंगे, और 20 क्या है, हेक्सागन, ये आपके पास अटैचमेंट होगी। ठीक है, ये 20 क्या होगी, हेक्सागन होंगे, ये क्या होंगे, पेंटागॉन्स की अटैचमेंट होगी। किसके लिए, एक बॉल को बनाने के लिए, जो स्फेरिकल इन शेप आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसको बनाने के लिए फ्यूलरीन में। क्लियर, चलो अब भाई यूज बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, अभी हमारे छोटे लेवल पे नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फ्यूलरीन एंड दियर कंपाउंड में प्रूव टू बी वन ऑफ ग्रेट यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, लुब्रिकेंट, कैटलिस्ट, इलेक्ट्रिकल वायर। ये सेमीकंडक्टर्स में भी यूज किए जा सकते हैं, सुपरकंडक्टर में भी, ठीक है, लुब्रिकेंट्स में भी यूज किए जा सकते हैं, कैटलिस्ट भाई रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल वायर में भी यूज किए जा सकते हैं। Some compounds of fullerene appears to be active against like cancer and AIDS, तो ये दोनों इसमें भी यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट में, दैट इज, ठीक है भाई। तो हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, इसको
फ्लोरीन जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेफाइट का योग मैं भूल गया था, तो ग्रेफाइट का भी यूज लिख लेंगे भाई, है ना। ग्रेफाइट कहाँ यूज करते हैं, पेंसिल्स में यूज करते हैं, और आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड जो आप कैथोड एनोड बनाते हो वहाँ पे भी यूज करते हैं इसका, और लुब्रिकेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं ग्रेफाइट के और फ्लोरीन के। बेसिकली आपसे यूजेस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्या पूछे जाएंगे, बॉन्ड वाला कनेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पूरा बता दिया है। इसके बाद फ्लोरीन में भी पूछा जा सकता है कितने पेंटागान्स हैं आपके पास, कितने हेक्सागान्स हैं, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। बाकी आपसे डायमंड में पूछा जा सकता है कितने बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बनते हैं, और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर फॉर्म में होगा, और पेंटागान्स प्लस हेक्सागन का मिक्सचर बन के ये क्या बनता है, आपका स्ट्रक्चर। अब भाई बात कर लेते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो इतना कार्बन हमारा अच्छा है, इतना प्यारा है, इतनी सारी चीजें हमें दिखा रहा है, तो हमें कुछ इनके वर्सेटाइल नेचर के भी बारे में बात करना है। पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या आती है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आती है। सो व्हाट इज कैटेनेशन, सो कैटेनेशन बेसिकली कार्बन हैज, ठीक है, कार्बन के पास भाई अलग एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिससे वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है अलग कार्बन एटम से, है ना। कार्बन आपको पता है भाई, कार्बन C2H4 आपने देखा होगा। कार्बन एक दूसरे कार्बन से एटम बना के क्या करता जाता है, एक सिमिलर ब्रांच कंपाउंड बना सकता है, रिंग्ड कंपाउंड बना सकता है। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के ही एटम से मिलके डिफरेंट लार्ज कंपाउंड बनाने की, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन के ही पास ये प्रॉपर्टी होती है, और कोई एटम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खुद के एटम से ही कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता हो। जैसे आप बोल सकते हैं क्या, C12 बोल सकते हैं, C12H की काउंटिंग कर लेना, ये भी एक तरीके का एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हो। ये किसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ कार्बन के ही अंदर कैपेबिलिटी है। ये रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और ब्रांच फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये आपको जब ऑर्गेनिक वाला काम में पढ़ाऊंगा वहां 2 तरीके कंपाउंड पढ़ाऊंगा, पहला क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वहां पे चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ब्रांच कहने का मतलब क्या है, सिंगल लीनियर, जैसे ये हो गया 12 कार्बन आप ब्रांच में अरेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हेक्सागन में, या फिर पेंटागन में, या फिर आप इसको ऑक्टेन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, 8-9 नूनेन बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है पूरा उस तरीके से आप बना के क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कार्बन रिंग फॉर्म में। रिंग कहने का मतलब क्या है, किसी शेप में आप बना दें वो उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता है, रिंग के फॉर्म में भी, और ब्रांच के भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, लीनियर शेप में भी एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी किसकी है, कार्बन की है, अपने ही एटम से अटैच करके एक लंबे मॉलिक्यूल बनाने की, लंबा कंपाउंड बनाने की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। कि खुद के ही एटम से अटैच करो, एक लंबा मॉलिक्यूल बनाओ। ये सिर्फ प्रॉपर्टी किसके पास होती है, दैट इज कार्बन के ही पास होती है, और किसी के पास नहीं होती है। अब भाई दूसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी भाई यहाँ से नाम ही क्लियर होगा, टेट्रा मतलब क्या, 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी आपको पता है कि भाई कार्बन एटम ही है जो क्या कर सकता है, 4 वैलेंसी शो कर सकता है। अब 4 वैलेंसी शो करने के साथ साथ एक टर्म मैंने बताया था, दैट इज कोवैलेंसी, मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कुछ भी कर सकता है, ये आपकी रिएक्शन करके काफी तरीके के बॉन्ड बना सकता है, जो मैंने बताया था, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये सिर्फ कार्बन के पास ही प्रॉपर्टी है कि सारे बॉन्ड्स ये बना सकता है। बाकी कोई हो सकता है सिंगल बना रहा हो, डबल बना रहा हो, बट ट्रिपल नहीं बना रहा हो। बाकी हो सकता है ट्रिपल बना रहा हो, सिंगल बना रहा हो, तो डबल नहीं बना रहा होगा। और कोई हो सकता है कि भाई सिंगल डबल डबल और ट्रिपल बनाए तो सिंगल नहीं बना रहा होगा। ये किसके अंदर भाई प्रॉपर्टी है, दैट इज सिर्फ कार्बन के ही अंदर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे छोटा सा टर्म है, जब आगे मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कार्बन के जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। और जितने भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, हम क्या बोलते हैं इन्हें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर, ठीक है। बाकी अब भाई आपको पता है टेट्रावैलेंसी, तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 कार्बन से ही अटैच हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर
अगर आप बोलें कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से, मतलब कोई अगर एक मोनोवैलेंट कंपाउंड है जिसके पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, वो मोनोवैलेंट कहने का क्या मतलब भाई, ये कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो कहाँ यूज कर सकते हैं, मोनोवैलेंट कंपाउंड है तो वो 4 कार्बन से अटैच हो सकती है, या फिर अगर कार्बन का ही एटम है, कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, तो वो कार्बन से ही अटैच हो सकता है, 4 कार्बन एक कार्बन से अटैच हो सकते हैं। टोटली जो वैलेंसी वो शो करता है 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ना कि कंप्लीट लूजिंग, ना ही कंप्लीट गेनिंग यूज करता है। क्लियर। अब भाई तीसरे प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ सी सी बॉन्ड। क्लियर। अब देखो कार्बन भाई, हम क्या यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो कार्बन का, जैसे मैंने बताया भाई, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो आप, तो कार्बन का मैंने बताया कि भाई कार्बन 8 9 10 कार्बन कार्बन से ही रिएक्ट करके ऐसे बनाए चला जा रहा है, बनाए चला जा रहा है, बनाए चला जा रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कितने, 3 3 6 3 9, तो इसको क्या बोलते हैं, नोनेन बोलते हैं, इस कंपाउंड को नोनेन बोलते हैं। मतलब 9 कार्बन ने मिलके क्या बनाया है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया है। ये एबिलिटी सिर्फ कार्बन के ही अंदर होती है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड अटैच होता जाए, एक लंबा कंपाउंड बना सकता है सिर्फ। बाकी अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो सिलिकॉन से कर सकते हो, सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सेम चीज बनाता है, बट 7 से 8 तक ही मैक्सिमम चेन बना पाता है, उसके बाद की ये चेन नहीं बना सकता है। और बनाने के बाद भी ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिव होने का मतलब ये रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे से, और ड्यू टू दैट ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये अनस्टेबल है, ये किसी के अंदर, किसी भी अंदर प्रॉपर्टी नहीं है। दैट इज, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोल सकते हो, कैटेनेशन की ही प्रॉपर्टी, जो सिर्फ कौन शो करता है, हमारा प्यारा कार्बन शो करता है, जिसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो। इस कार्बन के अलावा और कोई ये प्रॉपर्टी नहीं शो करता है बॉन्डिंग की, सिर्फ अपने ही एटम से बॉन्ड करके एक लंबी सी चेन बना दे या फिर रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए, ये कौन शो करता है, सिर्फ कार्बन शो करता है। ड्यू टू दैट हम क्या बोल सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी है, वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कार्बन की। ये जब भाई लंबा लंबा मॉलिक्यूल बना रहा है, लंबा लंबा अपना ब्रांच बना सकता है, 9 की, 12 की, 10 की, तो इसके अंदर टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की। और अगर बॉन्ड बन रहा है मतलब वो स्टेबल कंपाउंड होगा तभी तो, अगर भाई आप बॉन्ड बन रहे हो, स्टेबल कंपाउंड होगा तभी तो बॉन्ड बन पाएगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बन पाएगा। आपको भी ये बात पता है भाई, अगर अनस्टेबल होता तो हमें मिलता ही नहीं, भले बन रहा होता, बट ये तुरंत क्या होता है, किसी न किसी अदर चीज से रिएक्ट करके फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ड्यू टू दैट हम क्या बोल सकते थे कि ये स्टेबिलिटी नहीं शो करेगा, बट ये स्टेबल कंपाउंड है। हम क्या पाते हैं, ऑक्टेन पाते हैं, आप सुनोगे आगे, ऑक्टेन, डेकेन, ये जब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर तो मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा, डेकेन, नोनेन, ये सारे क्या हैं भाई, आपके पास अलग अलग कंपाउंड हैं। ये क्या है, 10 कार्बन का कंपाउंड है, ये क्या है, 9 कार्बन का कंपाउंड है, ये क्या है, 8 कार्बन का कंपाउंड है। आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, पूरी एक केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं हम, जब आप 11th-12th में जाओगे पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, सिर्फ किसके ऊपर, कार्बन के बॉन्ड के ऊपर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के ऊपर, पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही आप पढ़ेंगे, कार्बन इतना ज्यादा अलग क्यों है सबसे। क्लियर। चलो भाई आगे, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और यहाँ पे समझ लेते हैं, दैट इज भाई आप बोल सकते हैं जो चौथी प्रॉपर्टी की जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड की ही, ये किससे रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर आप क्या स्टेबल कंपाउंड के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे क्या, सिंपल सा, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन को भी बोला जा सकता है। देखो कार्बन का ये आपका न्यूक्लियस है, ये दूसरा कार्बन, जितना छोटा होगा एटम, जितना स्मॉल होगा एटम, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उतने ही पास होंगे। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स उतने ही क्या होंगे, पास होंगे। क्लियर। अब जितना पास होगा उतना बढ़िया तरीके से होल्ड करके रख सकता है इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस। ये क्या है भाई, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हैं, जिनको अच्छे से वो पकड़ के रख सकता है। जितना छोटा साइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा छोटा सॉरी, ठीक है, जितना ज्यादा आपका क्या होगा, छोटा क्या होगा, साइज होगा एटम का जितना छोटा साइज होगा एटम का साइज जितना ही छोटा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी,
बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ जाती है। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपसे कभी ये इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये क्यों, जैसे ही साइज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की, यहाँ पे देखो दो कंपेयर, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका एक आउटर मोस्ट सेल है किसी भी एटम का। आप जैसे ही एटम के साइज बढ़ाएंगे सेल बढ़ जाएगा इसमें। अब सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डी, यहाँ D2 है, यहाँ पे क्या है D1 है। तो आप पहले से ही कंपेयर कर सकते हैं दैट D1 इज लेस देन D2। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स उतना अच्छा होगा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, बाइंड करके रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा के खींचेगा, बाइंड करके रखेगा। तो जितना ज्यादा पास रहोगे न्यूक्लियस के उतना अच्छा प्यार दिखाएगा, उतने अच्छे तरीके से आपको क्या करेगा, बाइंड करके वो रखेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी, आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल सकते हो, ये किसके कारण है। तो एक बोला जा सकता है कि भाई स्मॉल, जो कार्बन का साइज स्मॉल है उसका भी एक रीजन हो सकता है, स्मॉल साइज के कारण भी ये कहानी हो सकती है। तो ये पूरी कहानी किसकी है, कार्बन की है। कार्बन किस चीज से रिलेटेड है, किन सारी चीजों से, ये जरूर याद रख लेना। दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। क्लियर। अब यहाँ पे कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम चीजें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेसिक चीजें करेंगे और सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे लगभग कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे का सेशन कल हो सकता है। कल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपकी स्टार्टिंग होगी कार्बन से, कैसे कार्बन रिएक्ट करता है, कौन से कंपाउंड बनाता है, सिंगल बनाता है दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, डबल बनाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बस आपका काम क्या है हीरो, कि बस जो चीज ना समझ में आई हो उसको बोल देना। अगर किसी भी चीज की इसमें इंप्रूवमेंट, भैया ये वाला और समझा दो, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा कल। बट आप प्लीज कमेंट करना अगर आप वीडियो पूरी देखे हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई करो, जो भी चीजें ना समझ में आओ सिंपल सा काम हीरो क्या करना है यार, कमेंट में इसको बताना है। ठीक है, कमेंट में क्या करना है, इसको बताना है, जो भी चीज आपको ना समझ में आई हो इसमें। मैं ट्राई करूंगा, मैं अगर हो सकता है फास्ट अगर रहा हूं, बीच में कोई चीज ना समझ में आई हो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है, सिंपल सा। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं आप शेयर करते रहें, हमसे बताते रहें, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी। बस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। जय हिंद।